नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। कहा जाता है अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। खास तौर पर अगर एक महिला स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य के संबंध में सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, तो फिर देश भी प्रगति करता है। कुछ ऐसा ही कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर देते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि स्वस्थ भारत के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। और कहीं न कहीं अगर देखें तो ये सच है, क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक महिला पर ही होती है। और अगर ऐसे में उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो सिर्फ वही कमजोर नहीं होती है, बल्कि ये कहें तो समाज भी कहीं न कहीं कमजोर होता है। अगर महिला का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो खुद तो आगे बढ़ती है, समाज को भी आगे ले जाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, इस पर आज करेंगे चर्चा। और अगर आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने कीमती सुझाव हम तक देना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन क्या वो कारगर साबित हो रही हैं, ये भी इस चर्चा का पहलू होगा। आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012025111063, 18001801801525। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त हैं। देहरादून से हमारे साथ मधु बिष्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधु जी। थैंक यू। पहला सवाल ये कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके साथ जब भी महिलाएं जुड़ती हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनके सामने किस तरह की आती हैं? मैम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो कई प्रकार से आती हैं। जैसे कई लेडीज हैं, उनका अपना खुद का टाइम टेबल नहीं है, वो अपने परिवार का टाइम टेबल नहीं निर्भर कर पाती हैं। अभी ये करना है, अभी वो करना है, अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। अपने लिए वो सोचती ही नहीं है, घर परिवार के लिए सोचती हैं, जिस वजह से अपने लिए पूरी नेग्लेंसी उनकी शो होती है। ये बताइए, आप जब महिलाओं से बातचीत करती हैं, सामाजिक तौर पर जब उनकी मदद करती हैं, तो एक बहुत बड़ा अहम पहलू होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ योजनाएं नहीं चलती हैं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसे में जब आप महिलाओं से मिलती हैं तो दरअसल उन महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी होती है? नहीं मैम, मोस्टली शायद मैं ये कहूंगी 20% लेडीज ऐसी हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई सारी स्कीम्स के बारे में पता है। वरना अभी लेटेस्ट जो ये धन जन योजना है, कई लेडीज को तो ये भी पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। वो इतनी ज्यादा अपने सिर्फ जो डेली रूटीन है उसमें बिजी होती हैं, उनके लिए टाइम ही नहीं है ये तो क्या ये समझा जाए कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है? जो जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी है, जिससे उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको फायदा हो सकता है। अगर वो सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर, तो ये कहें कि जागरूकता की कमी है इन मामलों में? यस, हाँ जी श्वेता, जागरूकता की ही कमी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा, अगर हम महिला की साक्षरता में ले तो उनके पास साक्षरता की कमी है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर लेडीज को आज भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये योजनाओं के बारे में तो जानना बहुत दूर की बात है। हाँ, जागरूकता यदि हो, कुछ ऐसे कार्यक्रम यदि गवर्नमेंट चलाए कि स्कीम्स के साथ साथ महिलाएं जागरूक हों, उनको पता हो कि हाँ, उनके स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेडिकल वो दिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या शिक्षा के लिए दिया है, क्या छोटे मोटे रोजगार से रिलेटेड दिया है, तो शायद ये है कि हाँ, महिलाएं आगे आ सकती हैं। एक उम्मीद जग सकती है कि हाँ, महिलाएं अपने बारे में कुछ सोचें, अपने आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ सोचें, और अपने स्वास्थ्य, ऑब्वियसली अगर वो खुश होंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका अपना परिवार भी अच्छा रहेगा। मधु जी, ये बताइए, आप लोगों की ओर से किस तरीके से कोशिशें होती हैं कि ये मैसेज जाए महिलाओं को कि नहीं, अपने स्वास्थ्य के संबंध में उनको ध्यान देना पड़ेगा और जो तमाम जो सुविधाएं हैं इनके संबंध में उन्हें जागरूक होना पड़ेगा? हम और हमारी कई महिलाएं जो हमारे उसमें जुड़ी हैं, संस्था से जुड़ी हैं, हम लोग जगह जगह जहां पर महिलाएं ग्रुप में होती हैं, लॉट में काम करती हैं, जैसे आपका कहीं निर्माण भवन चल रहा है, कहीं ब्रिज वर्क चल रहा है, वहां पर लॉट में हमें महिलाएं मिलती हैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त। हम लोग वहां जाकर उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देते हैं, शिक्षा से संबंधित जानकारियां देते हैं, सरकार ने जो कई नई स्कीम्स चलाई हैं उनके बारे में जानकारियां देते हैं। हाँ, वो लोग कई उसमें से 10% है कि कुछ रिजल्ट भी सामने आया है, कुछ सुनती हैं, समझती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग ऐसी भी हैं जो शायद कोशिश करना तो चाहती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर अपने अंदर इतना
कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके। कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, ये सोचते सोचते वो लोग करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं स्कूल्स में, जहां पर टीचर हैं, जहां पर छोटे छोटे स्कूल्स हैं, छोटे छोटे एम्प्लॉयज हैं, कि वो भी हमारे उसमें साथ दे सकें मेडिकल सुविधाओं के लेकर। कई प्रकार की हमारी इसी प्रकार की कैंप वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं। नहीं, ये बताइए कि अगर हम खासतौर पे उत्तराखंड की बात करें, जहां से आप ताल्लुक रखती हैं, अगर वहां पे कहें तो ये कहा जा सकता है पूरी तरह से कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर महिलाओं की योजनाएं हैं, तमाम तरह की ये कहें कि महिलाओं के प्रति अभियान है, वो उन तक सही मायनों में पहुंच रहे हैं? नहीं मैम, अगर आप उत्तराखंड की बात करती हैं तो उत्तराखंड में इस अभियान पर कामयाबी पाने में शायद काफी वक्त लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी वो है, अपने आप में एक इतना बड़ा दुर्भर जीवन है कि वहां तक उन महिलाओं के लिए सब कुछ पहुंचाना, उन्हें इस बारे में जागरूक करना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि उन महिलाओं को तो जो एक बार घर से निकली हैं वो नहीं मालूम शाम तक घर पहुंचेंगी जी। कोई घास लेने गया है, कोई पानी लेने गया है, कोई गायों के साथ। नहीं तो ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प पहलू हो गया मधु जी, कि जहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको जागरूक करना है, वहां पे शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ पे महिलाएं खास तौर पे भी पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे में उनको कन्विंस करना कि वो क्या करें क्या ना करें, ये कितना मुश्किल है? ये तो मैम ये कहिए कि महिलाओं के लिए जो सुविधाएं, जो गवर्नमेंट ने योजनाएं निकली है, उससे ज्यादा अहम पहलू है कि उन तक ये बात पहुंचे कि महिलाओं के लिए कोई सोच रहा है। क्योंकि उनको तो ये लगता है महिला होना अपने आप में एक अभिशाप है और वो उससे ज्यादा कुछ सोचती नहीं है अपने। ये तो एक और बड़ी मुसीबत हो गई कि इसको लेकर बस ये तो धारणा बदलनी पड़ेगी। इसको लेकर किस तरह से कोशिशें होनी चाहिए? तो मैम इस धारणा को वहां तक पहुंचाना अपने आप में एक पहली है ना, वहां तक जाना। हाँ, देहरादून एक सिटी है, वहां पर हम ये कहें जहां पर भी है आपका जो भी लोकेलिटी है, मार्केट है, वहां तक ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कुंबे हैं, वहां तक ये मैसेज पहुंचाना कि आज उनके लिए कोई है जो महिलाओं के बारे में सोच रहा है, ये अपने आप में एक चुनौती है कि उनको इस चीज से अवगत कराएं कि नहीं, तुम महिला हो, तुम एक शक्ति हो, शक्ति स्वरूपा हो, जिसके लिए पहले तुम अपने बारे में सोचो, उसके बाद तुम अपने आप ही अपने परिवार को स्वस्थ परिवार बना सकोगी। ये सब मैसेज देना उनके लिए अपने आप में एक चुनौती है। ये वाकई कई बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने इस दौरान कही हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना, एक महिला को ये समझना पड़ेगा कि नहीं, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तभी परिवार की हेल्थ अच्छी हो पाएगी, और इस बात को गंभीरता से लेना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें मधु जी, तो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन एक बहुत बड़ा अहम किरदार भी निभाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए। तो आप लोगों की ओर से आपने बताया भी अभी कि किस तरह से कोशिशें होती हैं, उन कोशिशों का क्या नतीजा होता है? लगता है वो बदलाव आ रहा है? जो महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि नहीं, स्वास्थ्य के प्रति उनको भी ध्यान देना चाहिए? श्वेता, ऐसा है, देखिए, जब बहुत तेज गर्मी लगती है, हल्की सी हवा हमें ठंडक देती है, तो जो कोशिशें हम करते हैं, अगर उसमें हमें 5% भी रिजल्ट मिलता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो हम लोग हर अपनी जितनी कोशिश होती है, हर बार उस प्रयास को दोगुना, तिगुना, चौगुना करने की कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को कोशिश करके आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं और आगे ले जाएं। इसमें अच्छा, ये कई हद तक मिलती है। एक और भी ये तो कहा ही जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, मन होता है, लेकिन ये बताइए मुझे, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अगर स्वस्थ है, अपने शरीर का वो खुद बेहतर तरीके से ध्यान रख रही है, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, तो इसका इम्पैक्ट तो सोसाइटी पर भी पड़ता है। 100% मैम, सोसाइटी पर तो पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी देखें कि औरत एक शक्ति स्वरूपा है ना। घर से जुड़े हुए हमारे हस्बैंड कह लीजिए, पुत्र पिता, पुत्र पति जो भी हैं, ये एक लेडी से रिलेटेड होते हैं। यदि इन्हें शक्ति मिलती रहेगी, यदि औरत शक्तिशाली है, स्वस्थ है, तो ऑब्वियसली उनका जो कहेंगे कि पास शक्ति उनको आगे मिलती रहती है, जो आपके आगे सोसाइटी में प्रदर्शित होती है। एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा पति है, एक अच्छा पिता है, जो आराम से अपनी सोसाइटी में अपने काम कर रहा है, उसे ये चिंता नहीं है घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे सब्जी लेनी है, ये करनी है, तो आराम से अपना काम कर सकते हैं। और एक दर्शक है, एक महिला स्वस्थ है, तो बिल्कुल एक दर्शक है मधु जी, पहले इनसे भी बात कर लेते हैं। उमा है हमारे साथ। उमा जी, क्या कहना चाहती हैं? उमा जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और इसके बाद बात रखिए अपनी। अच्छा जी, हाँ मैडम, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि महिलाओं को तो
आजकल तो देखती हैं महिला लोग कितना तरक्की आगे कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त कानपुर से। खास मेहमान है डॉक्टर आरती लालचंदानी हमारे साथ हैं और इनका परिचय देते हैं। एमसी कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरती जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय है, महिलाओं की सेहत, महिलाओं का स्वास्थ्य, जिसको लेकर ये अब कहीं ना कहीं गंभीरता जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला से ही एक स्वस्थ भारत भी होगा, एक स्वस्थ देश बन सकता है। इसको किस तरीके से देखती हैं? ये बात बहुत सही है कि अगर औरत स्वस्थ रहे और औरत को स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान रहे तो वो पूरे देश को बदल सकती है। एक देश का एक यूनिट होता है, पहले एक फैमिली, एक घर, और एक घर के अंदर एक्चुअली मास्टर ऑफ द हाउस, हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है कि मास्टर ऑफ द हाउस एक औरत होती है जो घर चलाती है, क्योंकि वही फैसला करती है कि बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे घर में रहेंगे, साफ सुथरे माहौल में रहेंगे, और वो ही सबकी देखभाल करती है, किस तरह के कपड़े, कूल कपड़े, बढ़िया कपड़े मौसम के हिसाब से पहनेंगे। साफ सफाई घर की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। खान पान की शॉपिंग से लेकर बनाना पकाना सब उसका काम होता है। जैसे वही मार्केट जाते हैं, वो सेलेक्ट करेगी कि हमारे बच्चों को कितना पौष्टिक खाना खाना है, कौन सी चीजें घर में नहीं आनी है, किस तरह से पकाना है, जिसपे स्वास्थ्य डिपेंड करता है, और किस तरह से उसको परसा जाए, किस टाइम क्या दिया जाए, कितनी बार कितना खाना दिया जाए। और इतना ही नहीं, अधिकतर इंडियन घरों में हमारे लोगों के यहाँ यही प्रथा है कि आदमी तो कमा के लाता है, पर बेटा वो सब औरत को चलाने के लिए। इसलिए एक औरत अगर एजुकेटेड है, एनलाइटेंड है, और उसको इतनी नॉलेज है कि अगर सबको स्वस्थ रखता है परिवार को, तो इसी तरह परिवार सब जुड़ के एक पूरा देश बनता है और पूरा देश स्वस्थ हो सकता है। आरती जी, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार महिलाएं सजग होती हैं, लेकिन कई बार वो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होती। ऐसे में जो योजनाएं होती हैं, आपको लगता है सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं खासतौर पर महिलाओं के लिए चल रही होती हैं, उनका लाभ उन तक पहुंच पाता है? मैं ये सोचती हूँ कि आदमी और औरत में इतनी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जो सुविधाएं आदमियों को मिलती है उतना तो है ही औरत के लिए भी, क्योंकि वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन अपने कंट्री में नहीं है कि आदमी है तो उसको स्पेशल सुविधा मिल रही है, ऐसा तो नहीं है। हमको थोड़ा सा फाइट करके, थोड़ा सा अपने को आगे लाना होगा, हिम्मत करनी होगी, घरों से निकल के पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा, अपने भी काम करके एक फैमिली की इनकम बढ़ानी होगी। और इसकी शुरुआत तो बचपन से ही होगी कि बच्चों को स्कूल नहीं आरती जी, मेरा सवाल ये नहीं है, लेकिन स्कूल आरती जी, सवाल मेरा ये है कि हम कल्पना तो कर रहे हैं कि स्वस्थ महिला से ही स्वस्थ भारत बनेगा, लेकिन इसके लिए सुविधाएं भी तो उसको देनी पड़ेंगी। आपको लगता है जो योजनाएं चल रही हैं दरअसल उसका फायदा महिलाओं को मिल पाता है? बिल्कुल, अगर महिला चाहे तो वो तो योजनाएं बराबर है, एक आदमी के लिए एक औरत के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, औरत के साथ थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है कि हम निकल के जाएं और हम स्वास्थ्य के लिए काम करें। पहले तो अपने को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। तो हमें अगर कोई स्पेशल फैसिलिटी देनी है, जो ऑलरेडी योजना है उसके अलावा कोई स्पेशल योजना चलानी है, तो एक तो इसमें से होगी औरतों की सिक्योरिटी। और ये देने के बाद एक हम लोग इस तरह का आयोजन ये कर सकते हैं कि जगह जगह औरतों का एक कांग्रेगेशन लगाया जाए जहां पर सिर्फ लेडीज हो, क्योंकि लेडीज मिलके आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकती कंट्री का कि किस तरह से हम पूरे समाज को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वस्थ बनाने की बहुत चीजें हमारे हाथ में है। डॉक्टर आरती लालचंदानी, ये सवाल मैं ये जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि कई बार हम ये तो कहते हैं कि नहीं सारी सुविधाएं हैं, हर कोई तैयार है महिलाओं की मदद के लिए, लेकिन फिर ये हाल क्यों होता है कि जब महिला एक इलाज के लिए जाती है तो अगर पैसे नहीं है तो उसको अस्पताल के बाहर कर दिया जाता है, या फिर जो अगर उसे एम्बुलेंस की जरूरत है, अगर उसकी सेहत बिगड़ रही है तो उस तक वक्त तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में कैसे ख्याल रखा जाएगा?
हाँ, ये बात जरूर है। महिलाओं को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, स्पेशल योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है तो वो ज्यादा डेलिकेट होती है। उसके बाद एडोलेसेंट एज में लड़कियों का ज्यादा ख्याल करना पड़ता है स्वास्थ्य का, खास करके जब उसके पीरियड्स वगैरह शुरू होते हैं। उसके बाद जब वो माँ बनने वाली होती है, उसकी शादी होती है, माँ बनती है, तो उस टाइम भी उसके साथ स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होना, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गन, मेजर ऑर्गन बॉडी का, यूट्रस होता है, ओवरीज होते हैं, वो बहुत लायबल टू डिजीजेस होती हैं। इसके अलावा उसको ज्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की जरूरत होती है। तो ये सब प्रोविजन और ये सब की अवेयरनेस उनको नहीं होती, खास करके गांव की महिलाओं को। तो इस तरह का उन लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। इसी में एक सेक्स एजुकेशन और एक चाइल्ड केयर एजुकेशन, हेल्थ ऑफ मदर केयर एजुकेशन वगैरह, ये सब भी शामिल होना चाहिए। आपने चाइल्ड केयर का मुद्दा उठाया है, तो मैं जरा अपने दर्शकों को वो खबर दिखाना चाह रही हूँ जो शायद दिल को झकझोर कर रखते। यहाँ पर मामला है, कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यहाँ तो भविष्य को ही खत्म करने की स्थिति आ गई, क्योंकि माँ बाप मजबूर हैं अपनी मायूस बच्ची को ही मौत के मुंह में ढकेलने को। क्यों, ये सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा फेल्यूर है। और आगरा में एक मजदूर ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए यमुना में बहाने की कोशिश की क्योंकि वो उसका इलाज नहीं करा सकता था। दिल दहला देने वाली इस घटना का पता तब चला जब बच्ची की मां चीखने लगी और वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को बचा लिया। जी संगम ने इस खबर को लगातार दिखाया, प्रमुखता के साथ दिखाया, और जिसके बाद इस मामले को लेकर यूपी सरकार सक्रिय हुई है और उसने मजदूर की मदद के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात बनते ही क्यों हैं और क्या है वहां की स्थितियां, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विवेक पाठक ने। सरकार जो कि दावे करती है कि हम इस देश की गरीब के लिए काम करेंगे और गरीब को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाएंगे, उनके लिए स्वास्थ्य और कई ऐसी सेवाएं हैं जिनको वो बढ़ाने के दावे करती है। इस वक्त आगरा में एक ऐसा सामने मामला आया जिसमें कि एक मजदूर पिता ने अपनी बच्ची को, नवजात बच्ची को, जो कि 2 दिन पहले ही इस दुनिया में जो उसने आंखें खोली हैं, उसको यमुना में जिंदा बहाने का जो एक मामला सामने आया है। आखिर को उस मजबूर पिता ने आखिर ये निर्णय क्यों लिया और वाकई में किस तरह से सिस्टम ने इस तरह के मामले को आज हमारे समाज में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है, उसके लिए हम बात करेंगे उसी मजबूर मां से। ये बताइए, कितना मुश्किल वाला निर्णय था आपके लिए अपनी बच्ची को इस तरह से एक अंजाम तक पहुंचाना? ये हमारे कुछ पैसे टका था नहीं थे पास, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कहाँ से लाएंगे पैसे इसके लिए, ऑपरेशनों के लिए, तो इसलिए वो दफनाने के लिए गए। क्या कोई सरकारी मदद आपके पास गई, आपके पास आई, आपने कोशिश की? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं आई। नहीं। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं बताना चाहूंगा कि इस महिला के पास उतने शब्द ना हो अपने दर्द बयां करने के लिए, लेकिन वाकई में इस देश का हर नागरिक आज इस मां का दर्द से पूरी तरह से रूबरू हो सकता है। यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जो हमारे साथ वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने देखा था इस तरह के, जब ये इनके पिता जो है उस बच्ची को यमुना में बहाने ले जा रहे थे। आप इसे जानना चाहेंगे सर, क्या लगा था आपको जिस वक्त आपने ये पूरा इनको जो यमुना में बहाते देखा था, क्या लग रहा था कि आसान था ये निर्णय एक पिता के लिए? सर, ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी माँ पिता अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं करता है। किसी के साथ मजबूरी ही ऐसी होती है जो ये काम के लिए आदमी सोचता है। तो ये जब अभी जो स्थितियां हैं, क्या कोई सरकारी मदद अभी तक सामने आई है? जिस तरह के दावे सरकार करती है कि ये देश की सरकार और इस राज्य की सरकार गरीबों के इलाज के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। सर, अभी सरकारी कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। बाकी जो समाज सेवी संस्था हैं वो आगे आई हैं, हेल्प आगरा है और आप लोग हैं। बाकी सरकारी तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे। आज ये गरीब माता पिता ने जिस तरह से इस बबूत बच्ची को, नवजात बच्ची को यमुना में बहाने का फैसला जो लिया है, ये आसान निर्णय नहीं था, लेकिन ये निर्णय निश्चित रूप से इस देश और राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। डॉक्टर आरती लाल चंदानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आरती लाल चंदानी, आपने भी ये पूरा मामला देखा होगा, दिल दहला देने वाला मामला है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चियां इस तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आगे कैसे देश बढ़ पाएगा, इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि यहाँ मजबूरी है, सरकार की फेल्योर है, सरकारी मदद न मिलने से, इलाज नहीं करा पाने की वजह से माँ बाप अब ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए कि बेटी को बहा रहे हैं।
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में औरत का अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और लड़के रिलेटिवली यंगर एज पे काम करने चले जाते हैं। लड़कियों के लिए सोर्स ऑफ इनकम में वो डिपेंडेंट रहती हैं घर के मेल मेंबर्स के ऊपर, तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या। और दूसरी बात ये भी है, हम लोगों ने देखा है जैसे कि गायनी हॉस्पिटल में हमेशा एडमिशन ज्यादा होते हैं, हमारे हैलेट में भी औरत ज्यादा भर्ती होती है मेल से, लेकिन मेल बेड ज्यादा है। हाँ। और इसीलिए औरतों को अक्सर एक एक पलंग पे दो दो तीन तीन और लौटाना भी पड़ता है। इसके अलावा औरतें शर्माती हैं, आगे ट्रीटमेंट कराने में आगे नहीं आती है। मैं तो हार्ट की डॉक्टर आरती जी, अभी हम लोगों ने जो खबर दिखाई है, दरअसल मैं उस पे ही ये थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है जब भी डॉक्टर्स के लिए भी कि जब आते हैं वो इस प्रोफेशन में, तो ये कहा जाता है कि आपको इलाज करना ही है, और ऐसे में पैसे देखना ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है कि ये कह दिया जाता है कि इलाज इतने रुपए में होगा, मजबूरी आड़े आ जाती है, जान चली जाती है, या इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इतना कॉन्फिडेंस दिलाना होगा अपने हॉस्पिटल में, अपने सेटअप में, कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, लावारिस भी आए, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको पूरा इलाज A to Z मिले, कम से कम उसको लाइफ सेविंग चीजें मिले। ये बहुत ही जरूरी है, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। काफी हद तक कानपुर में हमारे हैलेट अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में ऐसा है। हम लोग सब लावारिस भी लेते हैं, हर जगह बहुत गरीब लेते हैं जिनके पास एक भी पैसा नहीं है, और उसको हम पूरा इलाज कैसे भी करके देते हैं। सरकारी जितना हो सके, इसके अलावा काफी एनजीओ वगैरह को जोड़े, ये डॉक्टरों का भी लेकिन वाकई दुख और एक हैरान करने वाली खबर ये है ही है। मधु जी, इस पर मैं आपसे भी जरा रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि हम अभी लगातार सरकारी योजनाओं के ही बारे में बात कर रहे थे। ये कहें कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है योजनाओं के नाम पर, असल में जरूरतमंदों तक ये नहीं पहुंच पाती है। ये तो मैम सभी जानते हैं कि योजनाओं के अंदर खाना पूर्ति ही है, क्योंकि वहां तक तो वो योजनाएं पहुंचती ही नहीं है। अभी जैसे आपने ये नवजात शिशु का जो ये बताया है, अभी एक आपने जो भी केस हुआ आगरा में, अभी उस नवजात के साथ क्या है, उसकी क्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, ये नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है यदि माँ के बारे में जब वो गर्भवती थी उस वक्त उसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज होती, उसको कुपोषण का पता होता, कुछ होता, तो शायद ये समस्या हम जड़ से ही दूर कर सकते थे। वो समस्या वहां तक आती ही नहीं। उसे पता होता कि हाँ, मुझे गर्भ में अपने बच्चे को कितना फूड देना है, क्या देना है, मुझे क्या जरूरी है, ये अगर मालूम हो तो जरूरी नहीं है कि वहां तक समस्याएं आगे बढ़ें। उस समस्याओं को जड़ से ही खत्म करने के लिए बिल्कुल यही सवाल हम भी उठा रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत अहम सवाल है कि कैसे एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, क्या दावे भर होंगे या फिर ये हकीकत में भी बदलेंगे। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।